न्यूज़ टुडे में आज हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण से सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष खतरा बढ़ गया है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है। अध्ययन के बिंदु हम लोग देखेंगे एक नज़र में। सुंदरवन में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कोलकाता और सिंधु गंगा के मैदान से निकलने वाले ब्लैक कार्बन जैसे प्रमुख प्रदूषक गंभीर रूप से जिम्मेदार हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बायोमास का दहन भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, अभिक्रियाशील ऑक्सीजन युक्त प्रजातियों में वृद्धि, PM2.5 प्रदूषक के अम्लीय घटक भारी धातुओं की उपस्थिति में ROS की उत्पत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे मैंग्रोव कोशिकाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ROS ऑक्सीजन युक्त रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स जो एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्वतंत्र अस्तित्व में रहने में समक्ष हैं। अब हम आगे और देखेंगे सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। एक मिनट। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। इसका नाम हेरिटेरिया फॉर्म्स प्रजाति के वृक्ष के नाम पर रखा गया, जिसे बंगाली भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। इसमें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि भी घोषित किया गया है इसको। और सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का महत्व हम लोग समझेंगे। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। ये बंगाल टाइगर्स, गंगा डॉल्फिन आदि जीव पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। यह कार्बन का अवशोषण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान देता है, चक्रवाती तूफानों के प्रकोप को कम करता है और ज्वरीय क्रिया के कारण होने वाले तटीय मृदा कटाव को रोकता है। दोस्तों, लाखों लोग मछली पकड़ने, शहद इकट्ठा करने आदि के माध्यम से अपनी आजीविका और भरण पोषण के लिए इस पर क्या है, निर्भर है। दोस्तों, ठीक है, इससे लिखना नोट करते चलना। चलिए आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए की गई सिफारिश है। सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, विद्युत परिवहन को अपनाना चाहिए और LPG पर सब्सिडी देनी चाहिए। टन को विनियमित करना चाहिए और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योगों पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दोस्तों, ईंट भट्टों और भूमि उपयोगों को विनियमित करना चाहिए। चलिए दूसरी बात देखते हैं। खबर अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। यह अधिनियम अंतर सेवा संगठन ISOS के कमांडर इन चीफ CIC और ऑफिसर इन कमांड OIC को उनके अधीनस्थ सेवारत या संलग्न अटैच्ड के मामले में सभी प्रकार के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति को प्रदान करता है। अंतर सेवा संगठन एक संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों का एक निकाय है, जिसमें वायु सेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 या इन अधिनियमों में से किन्हीं दो के तहत शासनकर्मी शामिल होते हैं। वर्तमान में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांडर को अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दोस्तों, आगे समझेंगे। अर्थात वे केवल अपनी सेवा संबंधित थल या वायु या नौसेना के कर्मियों के मामले में ही अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान पर एक नज़र देखेंगे। अंतर सेवा संगठन ISO केंद्र सरकार तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में से कम 2 सेनाओं के कर्मियों को शामिल करने वाले एक ISO का गठन कर सकती है। वर्तमान में अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ऐसे ही अंतर सेवा संगठन है। अधिनियम के तहत इन्हें भी ISO के रूप में गठित माना गया है।
कमांडिंग ऑफिसर सीओ इसे एक यूनिट पद या प्रतिष्ठान शासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। यह अधिनियम किन पर लागू होगा? थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी कर्मियों तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के कर्मियों पर लागू होगा। अधिनियम का महत्व देख लेंगे। अनुशासनात्मक और प्रशासनिक मामलों का शीघ्र निपटान संभव होगा। अलग अलग या कई कार्रवाइयों से बचा जा सकेगा। वित्तीय बोझ को कम करा जाएगा। सशस्त्र बलों के बीच अधिक एकीकरण और संयुक्तता की भावना को क्या करेगा? बढ़ावा देंगे हम लोग, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा इससे। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG पर रिपोर्ट जारी की गई, उसके बारे में समझते हैं। यह रिपोर्ट एक गैर लाभकारी संस्था वन अनुसंधान संगठन के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUFRO ने जारी की है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स ड्रॉबैक एंड न्यूज़ अप्रोचेस शीर्षक से जारी की गई है। यह 2010 के बाद से IFG बॉक्स देखिए, ठीक है, अभी हम बता देंगे इसमें बॉक्स में, ठीक है। जो वैश्विक संश्लेषण रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें 2010 के बाद IFG से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का सार विश्लेषणात्मक प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट UN फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF 19वें सत्र के अवसर पर जारी की गई है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG से जुड़ी मुख्य चिंताएं हम लोग देखेंगे। IFG को वनों की कटाई को कम करने में सीमित सफलता मिली है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 2015 और 2020 के बीच वनों की कटाई की जो दरअसल लगभग कितना 10 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष थी। IFG के नए हितधारकों एवं साधनों, नीतियों, उपाय आदि से जुड़ जाने से यह पहले से ही कई अधिक जटिल और खंडित हो गया है। जलवायु संगठन की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए वनों की कार्बन भंडारण की क्षमता के कारण इन्हें कमोडिटी का रूप दिया है। तात्पर्य यह है कि वनों का अधिक वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। इससे कार्बन और जैव विविधता के लिए नए बाजारों का उदय हुआ। यह नए बाजार वास्तव में लंबी अवधि की साधारणीयता और जलवायु न्याय की बजाय कम अवधि में अधिक आर्थिक लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्रियाकलाप को वनों का जलवायुकरण भी कहा जाता है। समुदाय आधारित एवं परोपकारी वित्त पोषण तंत्र की भूमिका सीमित। रिपोर्ट में की गई सिफारिश हम लोग देखेंगे। वनों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण व सामाजिक वाहक कारकों पर अप्रशुल्क या मूल्य आरोपित किया जाना चाहिए। वाहक कारक एक्सटर्नलिटी किसी भी आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम है। यह गतिविधि किसी ऐसे तीसरे पक्ष को प्रभावित करती है जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से क्या हो जाता है, जुड़ा नहीं है, ठीक है। और पब्लिक गुड्स सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा को अधिक मान्यता दी जानी चाहिए तथा इनका प्रबंधन किया जाना चाहिए सब, ठीक है। आगे समझते हैं। वैकल्पिक वित्त पोषण योजना शुरू की जानी चाहिए। मानवता एवं प्रकृति के परस्पर निर्भर प्रणाली बहु केंद्रित प्रशासनिक दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर देने की आवश्यकता है इस पर, ठीक है। और अब हम लोग बॉक्स में जो बातें लिखी हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देख लेंगे। देखिए ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है उससे, ठीक है। तो अब हम इस बॉक्स का पहले करा दे करेंगे, उसके बाद वो करा दे करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस IFG के बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखिए IFG में वनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने हेतु नीतिगत, कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क शामिल है। इसके तहत हितधारकों में शामिल है। इधर और देखेंगे प्रमुख संस्थाएं हम लोग देखेंगे। इधर प्रमुख संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF जैसी संस्थाएं। UNFF संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC का एक कार्यकारी आयोग है। इसकी सदस्यता सभी के लिए खुली है। UNFF के कार्यों का समर्थन करने के लिए वनों पर सहयोगात्मक साझेदारी CPF का गठन किया गया है। और वन संरक्षण से संबंधित अभिशमय इसमें शामिल है। जैव विविधता अभिशमय CVD, अन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिशय CITES आदि, क्षेत्रीय समझौते, अमेजन सहयोग संधि आदि, ये सब हैं।